हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसीलिए सभी प्रश्नों को देखना है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो कल हम लोगों ने 25 प्रश्न तक सॉल्व कर चुके थे, आज हम लोग 26 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें 26 नंबर का प्रश्न है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो जो यहाँ पर हताहत शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है हत जोड़ आहत बराबर हताहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है सभा शब्द क्या है। तो सभा शब्द जो है ना यह स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे इसमें उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सभा शुरू होने वाली है, तो यहाँ पर जो शब्द वाली आया है यह स्त्रीलिंग शब्द है, जिस कारण से यह स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है आत्मा शब्द क्या है। तो आत्मा शब्द भी स्त्रीलिंग ही शब्द है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है जी शब्द क्या है। तो जी जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, इससे पुरुष जाति का बोध होता है। ये हो जाएंगे इसके राइट आंसर। उसके बाद है आयु शब्द क्या है। तो जो आयु शब्द है यह भी स्त्रीलिंग ही है। उसके बाद परीक्षा, परी जोड़ इच्छा बराबर परीक्षा। तो यह कौन सा शब्द होगा ये पूछा गया है। तो जो परीक्षा शब्द है यह भी स्त्रीलिंग शब्द ही है, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद महिमा शब्द क्या है। तो महिमा शब्द भी स्त्रीलिंग ही है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये लिंग लेने वाला पूछा जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये अभी भी पूछा जाता है। बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें ठोस रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको अच्छे तरीके से मार्क्स दिला सकते हैं। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न है कि उपवन शब्द में उपसर्ग होगा। जो उपवन शब्द है इसमें उपसर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर एक शब्द आता है उपसर्ग होता क्या है। तो बहुत बार हम आपको बताए हैं कि उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है या एक शब्द का ही अंश होता है जो किसी शब्द के पहले लगेगा। ये किसी शब्द के जो है ना पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, उसी को हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उपवन शब्द है, तो उप जोड़ वन बराबर उपवन। इस शब्द को आप तोड़ेगा तो उप जोड़ वन बराबर उपवन। तो जो वन में पहले जुड़ा हुआ है उप, तो यही हो जाएंगे इसका उपसर्ग। तो उप हो जाएंगे इनका राइट आंसर, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रतिनिधि शब्द में पहले प्रति जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्रतिनिधि में उपसर्ग हो जाएंगे प्रति। फिर है उसके बाद सुकर्म में उपसर्ग कौन सा है। तो सुकर्म में उपसर्ग सु हो जाएंगे। अर्थ को भी आपको देखना है कैसे लगा हुआ है वहाँ पर, ये वाला जो है ना ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी होगा। सुकर्म में सु जोड़ कर्म बराबर सुकर्म। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न है कि आनंदित शब्द में प्रत्यय है। उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, संधि से, इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आनंदित शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। जैसे आनंदित, इसका आपको संधि विच्छेद करना है, एक तरह से तोड़ना है। तो आनंद जोड़ इत हो जाएगा, आनंद जोड़ इत बराबर आनंदित। तो ये जो शब्द हो गए यहाँ पर, यही आपका उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए जो उपसर्ग नहीं प्रत्यय होता है, इसमें लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको देखना है इत किस ऑप्शन में है। तो इत जो है ना आपका बी ऑप्शन में है, तो हो जाएंगे इसका प्रत्यय। इसका उच्चारण भी अपने मन में करना है, आनंदित। इत जुड़ रहा है लास्ट में, तो इत हो जाएंगे इनका प्रत्यय, क्योंकि लास्ट में जो जुड़ता है वही प्रत्यय होता है। फिर टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। तो जो टिकाऊ शब्द है आऊ जोड़ रहा है लास्ट में, तो इसका हो जाएंगे आऊ प्रत्यय। टिक जोड़ आऊ बराबर टिकाऊ। फिर 38 का है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। तो पढ़ाई, तो पढ़ाई में जो है ना इसमें भी आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। फिर आकाश का विलोम, अब विलोम शब्द वाला प्रश्न आ गया है, जिसमें एक दूसरे के विपरीत शब्द को आपको यहाँ पर बताना है, विपरार्थक शब्द। तो आकाश का क्या होता है? पाताल। आकाश पाताल हम एक कर देंगे इस एग्जाम के लिए, तो आकाश का विपरार्थक शब्द पाताल हो जाएगा। उसके बाद है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा। अगर आपको पुरस्कार मिला या किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है तो किसी किसी को दंड भी मिलता है, तो उसका उल्टा होता है दंड। फिर कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, विपरार्थक शब्द क्या होगा? अपोजिट वर्ड। तो कृपा शब्द का मतलब होता है किसी पर दया करना, आशीर्वाद देना, तो उसका उल्टा होता है कोप। अगर आप दया नहीं करते हैं, किसी पर आता है, तो उसके लिए हम विपरार्थक शब्द में कोप का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी कोप। उसके बाद अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो जो अर्वाचीन शब्द है इसका मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? तो प्राचीन हो जाएगा पुराना। ये हो जाएगा इनके राइट आंसर।
फिर कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, तो जो कृतज्ञ शब्द है इसका विलोम का अर्थ क्या होगा। तो कृतज्ञ जो शब्द होता है इनका अर्थ होता है कि मान लीजिए आपकर किसी व्यक्ति के द्वारा जो उत्कृष्ट परोपकार किया गया, उपकार किया गया, आपका सहायता किसी व्यक्ति ने किया, अब आप चाहते हैं आप उसका आप सम्मान करते हैं किसी प्रकार से, तो वह जो है ना कृतज्ञता के अंतर्गत आता है। तो और इसका जो विलोम होता है वह होता है कृतज्ञ धन। आप पर किसी ने उपकार किया और आपने उनका सम्मान नहीं किया तो वह कृतज्ञ धन के अंतर्गत आएंगे। तो इसका राइट आंसर सी होंगे। फिर अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, तो अस्थावर का मतलब होता है स्थिर, रेस्ट में। तो अस्थावर का हो जाएगा जंगम, जो स्थिर नहीं है, अस्थिर है, अस्थाई है, उसी को जंगम कहते हैं। उसके बाद है धनहीन शब्द का कौन सा समास होगा। धनहीन शब्द कौन समास होगा, तो समास के बारे में बताए हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न भी कराए हुए हैं कि समास जो है ना दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनता है, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है और दो शब्द मिलकर एक पद का निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। यहाँ पर है धनहीन, तो धनहीन इसका अगर समास विग्रह कीजिएगा, समासों को तोड़ना ही समास विग्रह कहलाता है। तो धन से हीन होगा, धन से हीन। और समास के 6 प्रकार होते हैं, ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो धन से हीन, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ है और से क्या है, तो ये करण चिन्ह है, कर्ता ने क्रम को करण से, तो जितने भी कर्ता को छोड़कर सभी कारक के तत्पुरुष समास होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद है त्रिदेव शब्द कौन समास है, तो जो त्रिदेव शब्द है इसमें त्रि जो है ना यह संख्या का बोध करा रहा है 3 का, तो जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगुणी समास कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी द्विगुणी समास। जैसे पंचवटी, 5 का बोध हो रहा है, त्रिनेत्र 3 नेत्र का बोध हो रहा है, पंचवटी, त्रिनेत्र, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब में संख्या का पहला बोध हो रहा है, तो ये सभी द्विगुणी समास के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है भाई बहन शब्द का कौन सा समास होगा, तो जो भाई बहन शब्द है यह जो है ना आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास वे होते हैं जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, इसमें भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है। और जाके ये इसमें एक योजक चिन्ह भी आपको लगा हुआ दिखेगा, ये डैश वाला, और इसमें एक दूसरे के योजक शब्द होंगे या उसका विलोम भी हो सकते हैं, जैसे भाई बहन, दाल रोटी, माता पिता, एक दूसरे के योजक लग रहे हैं तो वे सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है, तो स्वर्ग प्राप्त शब्द, स्वर्ग को प्राप्त, तो ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, तो जो पीताम्बर शब्द है इससे सामान्य अर्थ व्यक्त कीजिएगा तो आपको क्या होगा, पीत जोड़ अंबर। तो पीत का मतलब होता है पीला, पीला वस्त्र धारण करने वाला, तो पीला वस्त्र धारण करने वाला, इससे कोई खास अर्थ नहीं व्यक्त होता है, लेकिन जो है ना ये विशेष अर्थ को बताता है, विष्णु जी का बोध कराता है। तो जिसमें विशेष अर्थ को व्यक्त करेगा वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। तो इसका राइट आंसर बी बहुव्रीहि समास। उसके बाद आजीवन शब्द कौन सा समास है, तो आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, जीवन भर। और इसमें जब भी आ शब्द है इसमें अव्यय जुड़ा हुआ है, जिसका पहला शब्द अव्यय होता है वह अव्यय भी बहुत समास होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। फिर अपमान शब्द का विशेषण होगा, तो यहाँ पर विशेषण को जानना होगा कि विशेषण जो है ना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है, वह विशेषण होता है। और विशेषण बनाने के लिए कभी कभी हम संज्ञा या सर्वनाम में इत जोड़ देंगे, सा जोड़ते हैं, सा शब्द को जोड़ते हैं, रूपी शब्द को जोड़ देते हैं, कभी कभी इक भी जोड़ते हैं, तो ये सभी जोड़कर हम विशेषण बनाते हैं। तो इसमें अपमान का पूछा गया है विशेषण क्या होगा, तो इत इसमें जुड़ेगा तो अपमानित, ये हो जाएंगे इनका विशेषण। उसके बाद रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, तो रोमांचित हो जाएंगे इनका विशेषण, इसमें भी इत जोड़कर हम लोग विशेषण बनाए हैं। फिर भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, तो भौगोलिक, इक जोड़कर हम लोग इसमें विशेषण बनाए हुए हैं। उसके बाद शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, तो शिव शब्द का विशेषण आपको याद करना है शैव होता है। उसके बाद सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो सप्ताह का हो जाएगा साप्ताहिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपको ध्यान भी देना है कि कौन सप्ताह सही है, ये वाला सही है या ये वाला, तो ये सही है और ये गलत है। उसके बाद संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो जो संपादक शब्द का विशेषण होता है वह होता है संपादकीय, इसमें यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है लास्ट में। उसके बाद है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक।
तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 6 होते हैं। फिर है वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल। उसके बाद है प का उच्चारण स्थान क्या है, तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। आप इसमें उच्चारण करके भी पता कर सकते हैं, और जितने भी प वर्ग के अंतर्गत आएंगे जैसे प, फ, ब, भ, म, ये सभी का उच्चारण ओष्ठ से ही होगा। फिर उसके बाद 9 का उच्चारण है, तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, ये आपका अंतिम नंबर का ही प्रश्न है। कहता है कि 9 का उच्चारण स्थान क्या है, तो 9 का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी टो, ठो, डो, ढो, भो, म होगा वो सभी का उच्चारण मूर्धा से ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मूर्धा। तो इस तरह से आपका जो है ना पूरा व्याकरण का प्रश्न समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।